माननीय महाशय जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभासद, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभासद, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सभासदों व बाहर से आए हुए मेहमानों का सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। जी अध्यक्ष महोदय, मैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कुमारी स्मिता को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आराम से टाइमिंग लेना है बेटा, फिर टाइमिंग महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? शपथ। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? हिंदी। मैं स्मिता, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित कुमारी मीनाक्षी को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? अहम
लोकसभा सदस्य निर्वाचिता सदस्य ईश्वरस्य नाम्ना सप्तं स्वीकरोमि यत् विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धा निष्ठा च मन्ये देशस्य प्रभुषन्ता एकता च रक्षयामि यत् पदम् अहं करिष्यामि तस्य कर्तव्यान् श्रद्धापूर्वक निर्वहनं करिष्यामि। मैं अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित कुमार सोनू को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? इंग्लिश। I, Sonu, having been elected a member of the Youth Parliament, do swear in the name of God solemnly affirm that I will be a true faith allegiance of the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. कुमारी अमृत कौर को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? शपथ। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? पंजाबी। मैं अमृत कौर जो लोकसभा दी मेंबर चुनी गई हाँ ईश्वर दी सौखंडी हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगी। भारत के सर्व समर्था ते अखंडता नू कायम रखांगी ते जिस ओहदे नू मैं संभालन वाली हाँ उस दे कर्तव्य नू श्रद्धा पूर्वक निभावांगी। माननीय सदस्यगण, क्योंकि आज हम 2 महीने बाद मिल रहे हैं, तो ये मेरा दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को राज्यसभा की पूर्व सदस्य लता मंगेशकर जी के बारे में सूचित करता हूँ। लता मंगेशकर जी देश दुनिया में सुरों की मलिका के रूप में प्रसिद्ध थी। लता मंगेशकर जी ने भारतीय भाषाओं में लगभग 25,000 से अधिक गीत गाए। विलक्षण प्रतिभा की धनी लता मंगेशकर जी को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शामिल हैं। वे हमारे स्मृति पटल पर सदा के लिए बनी रहेंगी। लता मंगेशकर जी सेवा के कार्यों में भी अग्रणी रही। लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन सभी व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। उनका निधन संगीत, कला और सांस्कृतिक जगत के लिए बड़ी क्षति है। मैं अपनी ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज हम सभी के लिए बेहद दुखद दिन है।
हमारी लता जी हमें छोड़कर चली गई हैं, परमात्मा में विलीन हो गई हैं। जिसके कंठ से माँ सरस्वती का आशीर्वाद हर बड़े छोटे को मिलता था, वो लता जी स्वर्ग लोक की यात्रा पर चली गई हैं। विश्व में भारत की जो पहचान उन्होंने बनाई, भारत के संगीत को जो स्वर उन्होंने दिया, उससे भारत को दुनिया में देखने का एक नया नजरिया मिला। वे भौतिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन इस श्रेय में वे हमेशा हमारे साथ उपस्थित रहेंगी। उनकी मधुर आवाज़ हमेशा हमारे बीच रहेगी। मैं अपनी ओर से लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रीमान, मैं आपके माध्यम से सदन के नेताओं द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में अपने आप को भी समायोजित करता हूँ। श्रीमती लता जी अपने मृदु स्वभाव के कारण सभी की प्रिय रही है। उन्होंने कभी भी किसी को नाराज नहीं किया। वे एक खुले दिल की प्रतिभा थी। उनके चले जाने से हमने बहुत ही अच्छे संगीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता को खो दिया है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभी सदस्यगण 2 मिनट का मौन धारण करें। महासचिव जी, शोक संतप्त परिवार को शोक संदेश भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय, संदेश के एक प्रति शोकाकुल परिवार को भेज दी जाएगी। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, आज हमारे बीच अमेरिका से विदेशी सचिव रितु हिलेन, जापान से माउथशेन और इटली से फिलोपी विदेशी मेहमानों के रूप में मौजूद हैं। मैं इनका सदन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब सदन की कार्यवाही आरंभ की जाए। प्रश्न संख्या 101 कुमारी काफी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहती हूँ कि प्रश्न नंबर 101 बात है, हमारे देश में स्वास्थ्य का स्तर लगातार नीचे क्यों आ रहा है तथा कई क्षेत्रों में तो हमारे देश की तुलना यूरोपीय देशों से की जाती है तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे देश की स्थिति छोटे देशों से भी बदतर है। प्रश्न नंबर 101 बात है, डॉक्टर की कमी से बहुत से लोग बीमारी से ग्रस्त हैं। प्रश्न नंबर 101 भाग ग, जीवन रक्षक दवाइयाँ सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के वादे किए जाते हैं। सरकार इन मामलों में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्षी साथी द्वारा बताई गई बात का अनुरोध करना चाहता हूँ। हमारी सरकार इस मामले में कोई लापरवाही नहीं कर रही है। हमारी सरकार ने 10 वर्षों में 120 मेडिकल कॉलेज खोले हैं तथा अतिरिक्त 100 सीटें बढ़ाकर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी किया है। हमारे प्रत्येक राज्य में पीजीआई मैक्स स्टेप सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं।
पिछले 22 वर्षों में हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है कि प्रत्येक नागरिक पर एक डॉक्टर नियुक्त किया जाएगा ताकि गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी सुविधाएं दी जाएंगी, जिसका सफल परिणाम हमें अगले वर्ष के आने पर आरंभ हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, अब आप अपने मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का परिचय करवाएं। मैं आपके और आपके माध्यम से सदन में इन साथियों का परिचय करवाना चाहता हूँ। पलवल लोकसभा क्षेत्र से कानून मंत्री कुमारी सरिता, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से रक्षा मंत्री कुमारी अंजलि, अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र से रेल मंत्री कुमारी गीता। माननीय सभासदों, अब फिर से सदन की कार्यवाही आरंभ की जाती है। प्रश्न संख्या 102 कुमारी अंकिता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आजकल महाराष्ट्र में किसानों की संख्या लगातार घट रही है। पूरा देश ये बात जानना चाहता है, क्या ये बात सही है? इसका क्या कारण है? मंत्री जी बताने का कष्ट करें। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि विपक्ष का सवाल वास्तविकता से दूर है, क्योंकि किसान खेती की समस्या से पीड़ित न होकर व्यक्तिगत समस्याओं से पीड़ित होता है और हमारी सरकार के लिए यह उचित नहीं है। कृपया वो हमें माफ करें। धन्यवाद। महोदय, मैं मंत्री जी के विचार से संतुष्ट नहीं हूँ। वैसे तो हमारा देश जय जवान जय किसान का नारा देता, क्या कभी मंत्री जी ने हमारे किसानों के व्यक्तिगत जीवन के, किसानों के कष्टों के बारे में जानने की कोशिश की है? क्या कोशिश की है? मैं मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि इस बारे में अपने विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विपक्ष के मित्रों की पीड़ा को समझता हूँ। मैं मेरे मित्रों को पूछना चाहता हूँ कि किसान की इस दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? किसान का यह मान किसने बताया? मंत्री जी जो कह रहे हैं वो एक सरकार की रिपोर्ट के आधार पर है। यह रिपोर्ट जब बनी तब हमारी सरकार पक्ष में नहीं थी, तो विपक्ष मित्र यह ध्यान रखे कि उन्होंने क्या किया। और रही बात किसानों के कर्ज माफी की, तो हम उच्च संगठनों का गठन कर रहे हैं और जल्द ही रिपोर्ट मंगवाकर कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और रही बात किसानों की सुविधा की, तो हम किसानों को सस्ते दामों में खाद एवं बिजली दे रहे हैं। बिजली दे रहे हैं और पुराने बिजली के बिल माफ कर रहे हैं। दिवंगत किसानों की विधवाओं के लिए पुनर्वासी योजना जल्द ही लागू कर दी जाएगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 103 कुमारी काफी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि सरकार के पास खाद्य भंडारण क्षमता कम है, जिसको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे। यह भी बताइए कि जिस खाद्यान्न को खुले में रखा गया है उसके लिए माननीय शौचालय न्यायालय के आदेश अनुसार अनाज को बढ़ाने से अच्छा लोगों में बांटना है। सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है? माननीय खाद्य मंत्री जी। महोदय, मैं सम्मानित सदस्यों को बताना चाहूंगी कि सरकार ने भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। केंद्र सरकार द्वारा अपने स्तर पर 10 नए भंडारण गृहों का निर्माण किया। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वहीं पर हमारी सरकार द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित योजना शुरू की। इस योजना के तहत निजी भंडारण गृहों में सरकारी अनाज रखा जाएगा। जहां तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खाद्यान्न को लोगों में बांटने की सलाह दी, आदेश नहीं। मैं सदन को बताना चाहूंगी कि इसे मानना तथा अनाज बांटना व्यवहारिक नहीं है, इसे सरकार लागू नहीं कर सकती। क्या अनाज को खुले में सड़ने दे? यह ठीक है, बांटना ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि सरकार ने इसकी रिपोर्ट मांगी है कि कितना अनाज सड़ने की स्थिति में है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। रिपोर्ट 6 महीने में आएगी, तब तक अनाज मनुष्य के खाने लायक ही नहीं रहेगा। महोदय, केवल 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। इस पर हम यथासंभव कार्रवाई करेंगे। मैं सदन को विश्वास दिलाती हूँ कि और अनाज को सड़ने नहीं दिया जाएगा। इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मैं भूखमरी के बारे में बताना चाहूँगी। भूखमरी दूर करने के लिए सरकार खाद्य सुरक्षा बिल लाएगी, जिसका मसौदा तैयार हो चुका है। प्रश्न संख्या 104 कुमारी रीनू।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से जानना चाहती हूँ कि भारत के कई राज्यों में विशेषतः हरियाणा, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रदेश में ऑनर किलिंग के केस बहुतायत संख्या में हो रहे हैं। आए दिन कोई न कोई बेटी की हत्या हो जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए? माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि इन राज्यों में आए दिन ऑनर किलिंग के केस हो रहे हैं तथा सरकार का ये मानना है कि अकेले राज्य सरकारें इन्हें रोकने में नाकाम रही हैं। मैं बताना चाहूँगी कि हम संसद के इसी स्तर में एक विधेयक लाने जा रहे हैं जिसका मसौदा तैयार हो चुका है। विधेयक में भारतीय दंड संहिता एविडेंस एक्ट 1852 में संशोधन किया जाएगा। इस अधिनियम में यह प्रावधान होगा कि अपराध इस विश्वास के साथ किया गया है जिससे परिवार, जाति, गोत्र, समुदाय या खाप पंचायत को नुकसान हुआ है उस पर यह लागू होगा। इसमें यह प्रावधान होगा कि खाप पंचायत या अन्य पंचायत को इसमें नुकसान हुआ है उस पर यह लागू होगा। इसमें खाप पंचायत या अन्य पंचायत के सभी व्यक्तियों को 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकेंगे। अतः सरकार इसके लिए गंभीर है। माननीय सभासदों, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है और शून्यकाल आरंभ होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम रोजगार मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान सरकार ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि सभी को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई है। इसी प्रश्न का खैर देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण अपराधों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी प्रश्न का खैर भारत जैसे देश में विकास की इतनी बेरोजगारी के विषय में चिंता का विषय है, जो कि हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे देश की प्रतिभाएं अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रही है। क्या यह बात सही है? जनता इसके बारे में जानना चाहती है। माननीय श्रम एवं स्वरोजगार मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार संबंधित विभिन्न योजनाओं को लागू किया है और कुछ योजनाओं का कार्यक्रम चल रहा है जिसे सकारात्मक परिणाम आप सबको जल्द ही देखने को मिलेंगे। हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने कई देशों का दौरा किया है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया है जिससे देश के रोजगार में वृद्धि होगी। साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने देश की प्रतिभाओं को फ्रांस से रोकने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया और सरकार ने प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देकर बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ोतरी की, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि साथ साथ देश में बेरोजगारी में कमी आएगी और दिन प्रतिदिन हो रहे अपराधों में भी कमी आएगी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के द्वारा कहे गए शब्दों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हम सरकार केवल शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए ही क्या योजना का कार्य कर रही है। आज भी भारत में करोड़ों लोग रोजगार की आस लगाए बैठे हैं और क्या सरकार उनके पास कोई योजना नहीं है? क्या आखिर कब तक वे लोग ऐसे ही गरीबी से जूझते रहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान से सरकार ने चलाई गई योजना को क्रियात्मक बनाकर लागू किया है और सरकार ने अप्रशिक्षित लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम चलाया। माननीय सभासदों, अब शून्यकाल समाप्त होता है और कानून संबंधित कार्य आरंभ होता है। महोदय, मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिनियम 2022 के संशोधन के लिए विधेयक को स्थापन करने की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2022 को पुनः स्थापन करने की अनुमति दी जाए या नहीं। जो इसके पक्ष में है से यस, जो इसके विपक्ष में है से नो। इसके पक्ष में 120 और विपक्ष में 70 मत पड़े हैं, इसलिए
हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। अतः इसे पुनः स्थापन करने की अनुमति दी जाती है। माननीय सभासदों, इस विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त होता है और द्वितीय वाचन आरंभ होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक का शीर्षक सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिनियम 2022। मेरे विधेयक में 52 धाराएं हैं जो संवैधानिक प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में काफी समय से मांग उठाई जा रही है कि सबको भरपेट भोजन मिले। इसके लिए इस प्रकार का कोई विधेयक संसद में लाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अब मैं इस विधेयक के मुख्य धाराओं तथा मुख्य प्रावधानों का विस्तार करना चाहती हूँ। इस विधेयक धारा 1 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विधेयक 2022 की परिभाषा तथा मुख्य उद्देश्य का वर्णन किया गया। इसी विधेयक धारा 2 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का निर्धारण करने वाली रेखा का वर्णन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021 की गणना के अनुसार देश के 125 करोड़ लोगों में से 67% ऐसे लोग हैं जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो 2022 के विधेयक देश के गरीब लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी। इस विधेयक के लागू होने से देश के कुपोषण में भारी कमी होगी। माननीय सभासदों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2022 का तृतीय वाचन आरंभ होता है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की धारा 7 में वर्णित गरीब और प्राथमिक स्तर के परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज देने का प्रावधान है, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन गरीब परिवारों का चयन कैसे किया जाएगा, जबकि अभी तक तो एपीएल और बीपीएल की सरकारी परिभाषाएं विवादित है। मुझे तो लगता है कि सरकार गरीबों का वोट हासिल करने के लिए ऐसा कर रही है। अध्यक्ष महोदय, योजना के प्रथम चरण में हम इसे हरियाणा व दिल्ली में लागू कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इसे अन्य राज्यों में भी लागू कर दिया जाएगा। हमने अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को यह आदेश दिया है कि वो अलग अलग राज्यों में जाएं और इस योजना के फायदे जनता को बताएं, ताकि जनता में फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सके। मैं मेरे विपक्ष से मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे सकारात्मक सोच के साथ उनका सहयोग करें और अपने इस बिल को पास होने दें और इसे लागू करने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिनियम 2022 में संशोधन के लिए तृतीय वाचन को आरंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, जो इस बिल के पक्ष में है से यस, जो इस बिल के विपक्ष में है से नो। माननीय सभासदों, इस बिल के पक्ष में 120 और विपक्ष में 70 मत पड़े हैं, इसलिए बिल 70 के मुकाबले 120 मतों से पास किया जाता है। अतः इस बिल को पास करने की अनुमति दी जाती है। महासचिव जी, इसे आगामी कार्यवाही के लिए ऊपरी सदन में भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय, इसे आगामी कार्यवाही के लिए ऊपरी सदन में भेज दिया जाएगा। अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।
प्रदान की गई। इसमें जो